नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सही उत्तर होगा गारसादे तासी ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद रहा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक विवाद का विषय कौन सा रहा, या सर्वाधिक विवाद का विषय कौन सा काल रहा? तो सही उत्तर होगा आदिकाल, अर्थात वीर गाथा काल। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी इतिहास की समय सीमा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास की समय सीमा क्या है? तो सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक। और मित्रों, याद रखिए कि रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सही उत्तर होगा सरह पाको। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी का पहला ग्रंथ या पहली रचना किसे माना जाता है? हिंदी का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा श्रावकाचार्य को। और मित्रों, याद रखिए कि श्रावकाचार्य की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा देवसेन ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रदान ग्रंथ कौन सा है? जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रदान ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर होगा परमाल रासो। और मित्रों, याद रखिए कि परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो सही उत्तर होगा अर्ध प्रमाणिक वाली। मित्रों, याद रखिए कुछ विद्वानों ने इसे अप्रमाणिक माना है, कईयों ने इसे प्रमाणिक माना है, कईयों ने अप्रमाणिक और कईयों ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विचारकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। और बात करें कि बीसलदेव रासो में जो प्रधान रस श्रृंगार है, तो सहयोगी रस कौन सा है? तो सही उत्तर होगा वीर रस। और मित्रों, याद रखिए कि बीसलदेव रासो का नायक कहाँ का था? तो अजमेर का, यानी विग्रहराज चतुर्थ। और अगर नायिका की बात करें तो राजमती। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल, यानी गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। नारी निंदा किस संप्रदाय में देखने को मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में देखने को मिलती है? तो सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय में। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। नाथ पंथ की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? नाथ पंथ की प्रवृत्तियां हैं, तो सही उत्तर होगा गुरु की महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, हठ योग। यानी मित्रों, ये प्रवृत्तियों से संबंधित, चाहे कोई सा काल भी पढ़ो, चाहे आदिकाल पढ़ो, चाहे भक्ति काल पढ़ो, चाहे रीति काल पढ़ो,
जो चारों काल हिंदी साहित्य के जो चार काल हैं, इसकी प्रवृत्तियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। चाहे जैन साहित्य पढ़ो, चाहे सिद्ध साहित्य पढ़ो, तो इनकी प्रवृत्तियों से संबंधित भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो नाथ पंथ में हठ योग की साधना पर बल दिया गया। दर्शन के क्षेत्र में शैव मत का प्रतिपादन किया गया। साधना स्तर पर शून्यवाद की प्रतिष्ठा। तो वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीखा प्रहार। पंच मकार का त्याग। अगर ये बात की जाए कि सिद्ध साहित्य में तो पंच मकार को महत्व दिया गया है। पंच मकार यानी मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन, तो इनका तो उनमें महत्व है, लेकिन नाथ संप्रदाय में इसका कोई महत्व नहीं है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यापति की पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो सही उत्तर होगा मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा धनपाल। अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक लिखे गए? तो सही उत्तर होगा जैन साहित्य में। मित्रों, याद रखिए कि जैन साहित्य फागु व चरित काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से लिखी गई? तो सही उत्तर होगा पौम चरिव। यानी जैन साहित्य में राम कथा पौम चरिव नाम से लिखी गई। और बात की जाए कि पौम चरिव नाम से राम कथा किसने लिखी? तो सही उत्तर होगा स्वयंभू ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा स्वयंभू। यानी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि। और बात करें कि अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा पुष्पदंत को। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा नरपति नाल है। और मित्रों, याद रखिए कि बीसलदेव रासों में कुल 128 छंद है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो सही उत्तर होगा रासक शब्द से। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यापति किस राजा के दरबार में थे? विद्यापति किस राजा के दरबार में थे? तो सही उत्तर होगा राजा शिव सिंह के दरबार में। अगला प्रश्न, विद्यापति कुमाण रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित है? कुमाण रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित है? तो सही उत्तर होगा पुणे संग्रहालय में। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय माना है? तो सही उत्तर होगा 769 ईस्वी को। और मित्रों, बात करें कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपा को। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सही उत्तर होगा शालिभद्र सूरी को। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा संदेश रासक। और मित्रों, याद रखिए कि संदेश रासक के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। और ये कब की बात है? यानी अब्दुल रहमान का समय काल क्या है? 12वीं सदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सही उत्तर होगा राजा मुंज को। तो मित्रों, एक बार मैं उन सभी कवियों के नाम बोल देता हूं जिन्हें विचारकों ने अपना प्रथम कवि माना है।
यानी स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सरहपा को राहुल सांकृत्यायी ने। पुष्य या पुंडरू को प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना। तो अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना? डॉ गणपति चंद्र गुप्त ने। और बात करें विद्यापति की, तो प्रथम कवि किसने माना विद्यापति को? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सही उत्तर होगा पुष्य या पुंड को। और मित्रों याद रखिए कि पुंड नाम न मिले, पुष्य न मिले, पुंडरू नाम भी आपको मिल सकता है। और अगर बात करें कि इसका समय कब रहा, तो 1993 ईस्वी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? तो सही उत्तर होगा विद्यापति को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, परमात्मा प्रकाश और योग सार के रचयिता कौन है? परमात्मा प्रकाश और योग सार के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा कवि जोइंदू। बात करें आज के अगले प्रश्न की, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा जिनदत्त सूरी। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है, यानी किस प्रकार का काव्य है? तो सही उत्तर होगा गेय मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर एक ग्रंथ है। यानी ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? तो सही उत्तर होगा यह एक शब्दकोश है, यानी मैथिली भाषा का ये शब्दकोश है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और ये श्रृंखला आपको कैसी लगी तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।